तो गाइस अब हम लोग बात करने वाले हैं एक नई थीम के बारे में। तो अभी तक हम लोगों ने कंजर्वेटिव लिबरलिज्म सब कुछ पढ़ लिया। अब हम लोग वॉर के बारे में देख लिया, कई वॉर हमने पढ़ी। तो अब अगर हम लोग बात करें नेशनलिज्म की, तो जरूरी नहीं है कि नेशनलिज्म केवल वॉर से ही लड़ा जाता है। तो एक कल्चर भी डेवलप करना पड़ता है। तो उसके हिसाब से हम लोग बात करने वाले हैं, हमारा एक नई थीम आने वाली है कल्चर को लेकर। तो इसका नाम क्या है? रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। तो अब रोमांटिक इमेजिनेशन, अब यहाँ पे हम लोग उन फीलिंग्स के बारे में बात करेंगे। तो जरूरी नहीं कि रोमांटिक चीज़ें हमेशा ही मेल और फीमेल के बीच में ही होती हैं। तो देश के प्रति भी हम लोग प्यार करते हैं, देश से भी हम लोग प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा। तो जब देश से प्यार करते हैं तो देश के प्रति जब फीलिंग होंगी, तो देश के प्रति कैसी फीलिंग होगी? रोमांटिक फीलिंग होगी, यानी कि अपने देश के लिए जान देने की इच्छा जागर होगी। तो थीम हमारी क्या रहने वाली है? नेशनलिज्म डिड नॉट केम अबाउट ओनली थ्रो वॉर्स एंड टेरिटरी एक्सपेंशन। यानी कि जो नेशनलिज्म है केवल जो बड़ी बड़ी टेरिटरीज को जीतना या फिर वॉर्स लड़ने से नहीं आती है, बल्कि हम लोग बात करें इसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है किसका? कल्चर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन। तो कैसे कैसे जो कल्चर, एक तरीके से अगर किसी भी एरिया के अंदर हम लोग बात करें, अगर आपको यूनिटी करनी है तो वहाँ का कल्चर सेम होना चाहिए, तभी आप यूनिटी कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। तो इसमें इंपॉर्टेंट प्ले रोल कौन करता है? आर्ट एंड कल्चर, आर्ट, पोइट्री, स्टोरी, म्यूजिक। तो ये सेव करने में हेल्प करता है किसी भी देश के नेशनलिज्म को। तो इसमें गाने लिखे जाते हैं, कविताएं लिखी जाती हैं, पेंटिंग्स बनाई जाती हैं। जैसे अगर हमारे भारत देश में भी बात करें तो नेशनलिज्म की फीलिंग जगाई गई थी, भारत माता की इमेज तैयार की गई थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाने लिखे थे। तो ऐसे अलग अलग तरीके से नेशनलिज्म की जो भावनाएं होती हैं वो गाई जाती हैं। तो हमारा थीम अब यही रहने वाला है, रोमांटिसिज्म। तो अब इसकी डेफिनेशन वगैरह भी देख लेते हैं क्या है, ठीक है। तो गाइस हम लोग अब बात कर लेते हैं रोमांटिसिज्म की डेफिनेशन के बारे में। कि थीम के बारे में तो हम लोग डिस्कस कर ही लिया था कि कैसे हम लोग अलग अलग तरीके से गाने गा के या फिर पोइट्रीज का इस्तेमाल करके कैसे कल्चर डेवलप कर सकते हैं। तो वैसे भी आइडियोलॉजी में भी वही है। तो रोमांटिसिज्म क्या है? एन आइडियोलॉजी वेयर कल्चर एंड आर्ट एंड आइडियाज आर फोकस्ड अपॉन द क्रिएट अ फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म सेंटीमेंट। तो अब यहाँ पे हम लोग जब प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं तो वो चीज़ अलग हो जाती हैं, पर यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं देशभक्ति की। तो नेशनलिस्टिक सेंटीमेंट होते हैं उनको क्रिएट करने के लिए हम लोग किसमें इस्तेमाल करते हैं? आइड कल्चर का, आइडियोलॉजीज का, इनका इस्तेमाल करते हैं। रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट्स जनरली क्रिटिसाइज्ड द glorification of reason and science and focused instead on emotions, institution and mystic feelings। तो जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आप लोगों ने सुना होगा कि जो प्यार का मारा होता है वो अंधा हो जाता है। तो उसे प्यार के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता है, ना ही साइंस, ना ही लॉजिक, ना ही क्या। तो जो हम लोग बात कर रहे हैं रोमांटिक आर्टिस्ट थे, वो ये क्या कर रहे थे? जो क्रिटिसाइज करते थे साइंस और साइंस वगैरह को हटाओ, तेल इंजन। तो साइंस क्या कह रही? हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि भैया इमोशन डेवलप हो रहा कि नहीं हो रहा। तो अब वो साइंस और थीमेटिक चीज़ों को हटाकर, वो रैशनल थिंकिंग को हटाकर इमोशनल इंटेंसिटी को बढ़ाना चाहते थे कि कुछ भी हो जाए, भले ही हमें हमारा देश खत्म होने के कगार पर हो, छोड़ के मत जाओ उसे। वो तुम्हारी माता है, वो तुम्हारे पिता हैं, पितृभूमि, मातृभूमि, ऐसी शब्द को इस्तेमाल करके वो लोग क्या करते हैं? नेशनलिस्टिक सेंटीमेंट्स को जगाते हैं और मिस्टिकल फीलिंग डेवलप करते हैं। कुछ अनजान शक्ति, जैसे आप किसी को लाइक करते हो तो वो मरने वाला हो, तो आप चाहे दुनिया को आप ख़त्म कर दो उसके लिए जो आपके पसंदीदा है। तो वो एक फीलिंग होती है जो कि आपने डेवलप की है बाय टाइम। तो वैसे ही नेशनलिस्टिक फीलिंग जगाने की कोशिश की जाती है फॉर द कंट्री, ठीक है। their effort their effort was to create a sense of a shared collective heritage। तो वो एक लोगों के बीच में कलेक्टिव हेरिटेज का एक फीलिंग डेवलप करना चाहते हैं, सेंस डेवलप करना चाहते हैं कि ये हम सबकी विरासत है। तो सबके बीच में डेवलप करना चाहते हैं अ कॉमन कल्चरल पास्ट बेसिस ऑफ अ नेशन। तो भैया के हम लोगों ने कैसे, जैसे अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया जब बना था तो ऐसे ही करके हमारे देश के अंदर भी नेशनलिस्टिक फीलिंग्स जगाई गई थी लोगों के अंदर कि भैया हम लोगों ने कितना स्ट्रगल किया है, कि कैसे अलग अलग हमारे कंट्रीज के लोग अलग अलग जो मूवमेंट चल रहे थे उनमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो हर कंट्री से ऐसा नहीं था कि केवल एक लोगों ने या फिर एक पर्सन ने कुछ बहुत ज़्यादा काम किया हो तब जाके हमें पता चला हो कि हाँ हमने इतना काम किया है। तो एक तरीके से सभी लोगों ने कलेक्टिव फीलिंग थी ना कि सभी लोगों ने स्ट्रगल झेला था, तो सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि मूवमेंट के अंदर केवल बड़े लोग ही थे या फिर जिनका फ़ायदा हो रहा था केवल वही थे। तो एक तरीके से हम लोग बात करें, हर सोसाइटी का हर पार्ट मेंबर
पार्टिसिपेट किया था जब स्ट्रगल चल रहा था। तो वैसे ही सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस डेवलप की जाती है कि हाँ, हम लोगों का कल्चरल पास्ट ऐसा था, तो हम लोग सब एक भाई हैं, एक बंधुत्वता की फीलिंग डेवलप करना चाहते थे, एक नेशनलिस्टिक फीलिंग या फिर एक नेशन की फीलिंग को क्रिएट करना चाहते थे रोमांटिसिज्म की मदद से। ठीक है, वो भी किसका? पोइटिक डिवाइस है, पोइट्री, पेंटिंग और अलग अलग चीज़ों का। ठीक है, तो ये रोमांटिसिज्म आई थिंक समझ में आ गया होगा, जिसमें हम लोग कल्चर का मतलब आइडियोलॉजी डेवलप करने के लिए कल्चर आइडियाज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेशनलिस्टिक सेंटीमेंट जगाने के लिए पोइट्री, पोएम्स, सॉन्ग्स, इन सब का इस्तेमाल करते हैं नेशनलिस्टिक फीलिंग बढ़ाने के लिए। क्लियर गाइस? अब हम लोग बात करेंगे जो रोमांटिसिज्म के बारे में हमने बात की, तो इसको प्रचार करने के लिए जैसे हमारे यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर को जाना जाता है और बाकी जो लीडर्स थे उनको माना जाता है, जिन्होंने अपनी पोइट्रीज या फोक सॉन्ग्स के थ्रू अपने कल्चर को, हेरिटेज को या फिर एक कल्चर बिल्डअप करने की कोशिश की देश भर में। तो वैसे ही हम लोग बात करेंगे यूरोप की, तो यूरोप में आइडिया ऑफ हम लोग बात करेंगे जोहन गुटेनफर्ड के बारे में बात करेंगे, जोहन गुटेनफर्ड हर्डर के बारे में बात करेंगे। तो ये वो व्यक्ति है जिन्होंने वहाँ पे काफ़ी कुछ कहा है, मतलब इनके आइडियाज़ वगैरह थे हम लोग कैसे कैसे नेशनलिज्म वगैरह जो रोमांटिसिज्म है उसको कैसे स्प्रेड करेंगे यूरोप के अंदर। तो क्लेम दैट ट्रू जर्मन कल्चर वाज टू बी डिस्करेज्ड अमंग द कॉमन पीपल। तो हम लोग डिस्कवर्ड है, मैंने डिस्करेज बोल दिया, सॉरी। तो हमें अगर ट्रू जर्मन कल्चर देखना है तो फिर हमें वहाँ के आम लोगों के बीच में हमें उन जगह कल्चर के बारे में पता चलेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जैसे अगर उत्तर प्रदेश में आ जाओ तो बुंदेलखंडी होती है, बुंदेलखंडी कल्चर, जैसे नाटक, नौटंकी वगैरह चलती है यहाँ पे। तो आम लोगों के बीच में जो चीज़ें होती हैं वही तो हमारा कल्चर है, तो वही हम लोग को देखने को मिलता है। जैसे कि महाराष्ट्र साइड चले जाओ तो लावड़ी वगैरह की जाती है, या फिर हम लोग बात करें अलग अलग कल्चर्स का, अलग अलग डांस और ट्रेडिशन होते हैं। केरला चले जाओ, तमिलनाडु कथक कली, ये सब गीत और पेंटिंग्स चलती हैं। जैसे राजस्थानी पेंटिंग चलती है, राजपूताना पेंटिंग, मुगल पेंटिंग। तो राजस्थान साइड निकल जाओ तो वहाँ पे अलग अलग उनके ट्रेडिशनल डांसेस होते हैं, भंगड़ा होता है, भंगड़ा पाना है। तो बस ये वाला सीन है। तो यही वो जो कल्चर है, वो डांस करने का तरीका है, वो लोगों के बीच में ही मिलता है। ठीक है, तो वही हमारा कल्चर है एक्चुअली अगर बात करें तो। बस वही इन्होंने भी कहा है कि भैया जो कल्चर है, अगर हम लोग बात करें जर्मन कल्चर है, वो हमें कॉमन लोगों के बीच में देखने को मिलता है। और इट वाज थॉट दैट फोक सॉन्ग्स, फोक पोइट्री एंड फोक डांसेस दैट द ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन बस पॉपुलराइज। तो जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि कॉमन, जैसे किसी भी क्षेत्र के अंदर क्या कॉमन, जैसे अब भंगड़ा है तो भैया केवल भंगड़ा पंजाब में नहीं किया जाता, पूरे इंडिया भर में किया जाता है। हर कोई भंगड़ा पा देता है तो मज़ा आता है बहुत ज़्यादा करने में। तो खैर वही चीज़ें हैं कि भैया ये सब चीज़ें क्या एक नेशन की आइडेंटिटी को बिल्डअप करती हैं, कि वहाँ के लोकगीत क्या है, पोइट्री क्या है। जैसे कि कविता का जो कवितकार हैं, हिंदी दर्शन है हम लोगों का, या फिर हम लोग बात करें गाने हैं, फोक सॉन्ग्स हैं। फोक सॉन्ग्स मतलब होता है लोकल या नेटिव जगह पे। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि अगर यूपी की बात करूँ तो जैसे बारिश का मौसम आता है तो जो कुम्हार लोग होते हैं तो वो डांस वगैरह करते हैं, मोर के पंख लेके नाचते हैं वो लोग। और उड़ीसा साइड निकल जाओ तो उड़ीसा में बहुत सारे ट्राइबल डांस होते हैं, वो लोग खुद एंजॉय करके बहुत सारे डांसेस करते हैं। या फिर अलग अलग कम्युनिटीज़ के जो लोग होते हैं तो वो अलग अलग, हर एक स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं, हर एक स्टेट में ऐसी सारी चीज़ें की जाती हैं। सो कलेक्टिंग and recording these forms of folk culture was essential to protect the national building। तो भैया अगर हम लोग इनको मतलब नेशन बिल्डिंग करनी है तो इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, तभी एक कॉमन आइडेंटिटी बन पाएगी सभी लोगों के बीच में। ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट मैसेज दिया था किसने? हमारे जॉन साहब ने। ठीक है, तो गाइस अब हम लोग बात करने वाले हैं वर्निकुलर लैंग्वेजेस एंड लोकल फोक केयर के बारे में। तो जैसे कि हम लोग बात करें कि जैसे लोकल नृत्य वगैरह होता है, लोकल लैंग्वेजेस, नेटिव लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया जाता है लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना जगाने के लिए, कि भैया जो लोकल कल्चर है उसी को स्प्रेड करोगे तो लोगों के बीच में कॉमननेस की फीलिंग आएगी, तो भैया अपने आप नेशन बिल्डअप हो जाएगा। तो यही आइडिया था। तो ऐसे ही करके भैया अलग अलग लोकल लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया गया, अलग अलग फोक केयर का इस्तेमाल किया गया, जिससे कि जो नेशनलिस्टिक फीलिंग थी वो देश के अंदर डेवलप की जाए। यही तरीके थे अपने, और यही तरीके का इस्तेमाल किया गया। तो भैया यही हेल्पफुल हुई किसको? रिकवरिंग करने में एंशिएंट नेशनल स्पिरिट, यानी कि भैया पुरानी सदी से अगर पुरानी लोकल नेटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। क्योंकि अगर हम लोग बात करें कि अगर हम लोग एंशिएंट लैंग्वेजेस का, एंशिएंट अपनी जो प्रथाएं हैं उनका इस्तेमाल करते हैं तो लोगों के अंदर डेवलप होता है कि हाँ हमारे पुरखों से चीज़ें चली आ रही हैं तो हम भी इसी का पार्ट है, तो एक नेशन का पार्ट निकल के आ जाता है। इंपॉर्टेंट टू कैरी द मॉडर्न नेशनलिस्टिक मैसेज टू लार्ज ऑडियंस हु वर मोस्टली इलिटरेट। तो भैया जो ज़्यादातर पॉपुलेशन रहती है वो कहाँ की, वहाँ की हो चाहे कहीं की भी हो, वो पॉपुलेशन रहती है वो कैसी होती है? इलिटरेट तो होती है। ठीक है,
तो हर कोई तो पढ़ लिख सकता नहीं है, तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स थी, तो इलिटरेट पॉपुलेशन थी। तो भैया जो इससे एक इम्पॉर्टेंट मैसेज कैरी हो गया कि हाँ भैया हम लोग सब एक हैं, नेशनलिस्टिक फीलिंग। अब भैया सबको तो बताते फिरेंगे ना कि अगर हम लोग एक साथ हो जाएंगे तो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो जो आम लोग होते हैं उन्हें ये बड़े बड़े शब्द इकोनॉमिक्स, कंपैरिजन, ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो उनके लिए केवल यही है कि हम सब भाई हैं, बस यही कह दो तो तई में समझ में आएंगे, वरना अब कौन डिटेल से समझाता फिर है। तो एक इंपॉर्टेंट मैसेज भी गया उन लोगों को जो इलिटरेट थे पीपल वहाँ की यूरोप के, कि भैया नेशनलिस्टिक फीलिंग डेवलप करनी है, हम सब एशियन कल्चर का पार्ट है और हम सब भाई हैं और हम सब एक नेशन है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी उसमें, ठीक है। इसमें हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं पोलैंड की। तो गाइस हम लोग बात करते हैं कि कैसे रोमांटिसाइज किया जाता है किसी भी कंट्री को, उसके बारे में समझते हैं। एज ए एग्जांपल हम लोग पोलैंड को लेंगे। तो भैया यहाँ पे हम लोग बात करें, कोई पोलैंड नाम का कोई जगह ही नहीं बची थी। हम लोग बात करें 18th सेंचुरी में जो पोलैंड नाम की जगह थी सब सब खत्म कर दी गई थी ग्रेट पावर्स द्वारा, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया द्वारा। इवन थ्रो पोलैंड कोई एग्जिस्टेड नहीं करता था इंडिपेंडेंट नेशन की तरह, ऐसा टेरिटरी की तरह। बट हम लोग बात करें इसकी जो फीलिंग्स थी, इसका जो म्यूजिक था, इसकी जो लैंग्वेजेस थी, जैसे अगर आप मान चलिए कि अगर आप इंडिया को जैसे कोई भी कंट्री है उसको आप खत्म कर देते हैं, ऐसा उसको बांट लेते हैं, अगर आस पड़ोस की कंट्रीज के ऊपर अटैक कर दें, उसे हरा दें, पर जो उसका कल्चर था, जो उसकी हम लोग बात करें भाषा थी, जो उसका डांस था, वो उसका कल्चर था, वो तो उसके लोगों के बीच में है। भले ही आपने उसे जीत लिया पर वहाँ के लोग तो वहीं पे रहे ना। तो टेरिटरीज बड़ी हम लोग बात करें दूसरे कंट्रीज की एक्सपेंड हो गई हो, वो टेरिटरी एज अ टेरिटरी रहा ही ना हो, पर वहाँ का जो कल्चर था वो तो लोगों के पास में ही है ना। तो अब पोलैंड खत्म हो चुका है पर उसका जो कल्चर था, उसकी जो लैंग्वेज थी, उसकी जो भाषा थी, वो वहाँ के लोगों में विस्तृत थी। इसलिए हम लोग बात कर सकते हैं कि पोलैंड कभी खत्म नहीं हुआ, यानी कि पोलैंड टेरिटरी खत्म हो चुकी है, हो सकती है, पर उसका जो कल्चर था वो हम लोग दोबारा से डेवलप कर सकते हैं ना। तो वो तो फिर उन लोगों के बीच में रहा। यही हमसे कहा गया है कि 18th सेंचुरी के अंदर जो पोलैंड था वो रहा ही नहीं, उसकी कोई टेरिटरी थी नहीं, ऐसा एग्जिस्ट करता ही नहीं था, पर उसका जो कल्चर था, उसका गाना था, उसके थ्रू वो जिंदा रहा। तो ये रोमांटिसाइज करना होता है किसी चीज को। जैसे इस एग्जाम्पल में हमने समझा कि कैसे रोमांटिसाइज किया गया पोलैंड को। तो पोलैंड का जो कल्चर था, जो म्यूजिक था, जो डांस था, वो लोगों के बीच में रहा। अब हम लोग एग्जाम्पल की बात करेंगे कि कैसे कैसे वहाँ के कल्चर को अडॉप्ट किया गया। तो गाइस जैसे कि हमने रोमांटिसाइज करने के बारे में बात की, तो उसमें एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं। क्या हमारी एनसीईआरटी में कैरोल कुरपेंजिकी के बारे में बताया गया है कि इन्होंने कैसे अपने ओपरास का इस्तेमाल किया वहाँ पर रोमांटिसाइज को, मतलब उस कंट्री के अंदर रोमांटिसाइज करने के लिए। इन्होंने क्या किया, सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल। तो इन्होंने जो नेशनल स्ट्रगल था उसको सेलिब्रेट किया किसके थ्रू, अपने ओपरास के थ्रू, गाने के थ्रू। जैसे हमने बताया कि जैसे हमारे कंट्री की बात करें तो आप लोगों ने बचपन में जरूर प्रोग्राम्स वगैरह में गाना गाया होगा, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो इस गाने के थ्रू हम ये बताना चाह रहे हैं कि आंखों में पानी भर लो यार, तुम्हारे देश के लोग, जो बहुत सारे लोग शहीद हो चुके हैं, उन्होंने जान दे दी है। तो जैसे अपने देश में गाने के थ्रू हम लोग बात करें इमोशंस को डिपिक्ट किया जाता था या फिर नेशनल स्ट्रगल को बताया गया, जैसे मैं ये गाना गा रहा था, उसी तरह इन्होंने भी अपना मतलब जो नेशनलिस्टिक स्ट्रगल था उसको अपने ओपरा के थ्रू, म्यूजिक के थ्रू, फोक डांसेस के थ्रू क्या किया, पॉपुलराइज किया या फिर पोलराइज किया, और फिर हम लोग बात करें कि इसे नेशनलिस्ट सिंबल बना दिया। तो ऐसे ही एग्जाम्पल में अगर इनका नाम भी आ सकता है तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके जैसे हर कंट्री में, जैसे कि हमने कई बार बताया भी है कि जो हिस्ट्री होती है वो पैटर्न में वर्क करती है। तो जैसे वहाँ पे ऐसे गाने लिखे जा रहे थे वैसे हमारे यहाँ भी लिखे गए, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। अपनी आज़ादी के लिए हमने ऐसे गाने लिखे। तो गाइस अब हम लोग बात करेंगे कि लैंग्वेज को कैसे इस्तेमाल किया जाता है एज अ नेशनलिस्टिक सेंटीमेंट को जगाने के लिए, ठीक है। उसका बारे में बात करेंगे कि कैसे जो पोलिश लोग थे उन्होंने लैंग्वेज को ऐसा वेपन की तरह इस्तेमाल किया था, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ही रशिया ने क्या कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया क्या, पोलिस को, तो फिर उन्होंने जबरदस्ती क्या की जाती है, आप लोगों को शायद ध्यान होगी क्लास 9th या 10th में एक स्टोरी आती है, सॉरी क्लास 12th में स्टोरी आती है, द लास्ट लेसन। क्लास 12th का मुझे ध्यान है, इंग्लिश में सीन है द लास्ट लेसन। तो उसमें एक टीचर को बारे में बताया जाता है कि कैसे वो आखिरी लेसन होता है, क्योंकि वहाँ के ऊपर एक लैंग्वेज इम्पोज कर दी जाती है। तो लास्ट टाइम पे जब वो जा रहे होते हैं अपने स्कूल छोड़कर, तो वो कहते हैं उस बच्चे से, स्टोरी में क्लास 12th की इंग्लिश की स्टोरी है, उसमें ये कहते हैं कि बेटा जब मैं पढ़ाता था तो तुम तो पढ़ते नहीं थे, अब आखिरी दिन है तो तुम बेटा टाइम पे आए हो। तो ऐसे करके एक स्टोरी है। तो एक लैंग्वेज एक इम्पॉर्टेंट
एक्सपेक्ट होता है किसी कल्चर का। तो जैसा कि हम लोग बात करें कि इवन की कंट्रीज या फिर स्टेट बनते हैं लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर। हमारे इंडिया में भैया इतनी डिबेट चलती हैं कि भैया लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बना दो। अभी मराठी वाला सीन चल गया था कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलिए, अब ऐसा कोई बोल दे बिहार में रहना बिहारी बोलिए, तो चलता नहीं है, ठीक है। तो वाला सीन है। तो भैया लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जैसे ही रशिया ने ऑक्यूपेशन कर लिया तो जो पोलिश लैंग्वेज थी उसे क्या कर दिया गया, हटा दिया गया स्कूलों से, और रशियन लैंग्वेज को इम्पोज कर दिया गया हर जगह पे। क्योंकि अगर आपको अपने नेशनलिस्टिक सेंटीमेंट जगाने हैं तो भैया सबसे पहला तरीका होता है लैंग्वेज को इम्पोज कर दो उस कंट्री के ऊपर, उस स्कूल में उसी लैंग्वेज में पढ़ाने लगो। तो ऑब्वियस सी बात है सब लोग अपनी लैंग्वेज को समझने लगेंगे। धीमे धीमे जो जिन्होंने ऑक्यूपाइड किया था हमें उनकी लैंग्वेज बोलने लगेंगे। ऑब्वियस सी बात है, तो धीमे धीमे सीख जाओगे तो उसी का पार्ट बन जाओगे। तो ये एक तरीके से अपने अंदर घुसाने का तरीका होता है कि कंट्री के ऊपर लैंग्वेज थोप दो अपनी, जस्ट लाइक इंग्लिश। अगर आप लोग पॉइंट को कनेक्ट कर पा रहे हैं तो in 1831 armed rebellion against Russian rule took place which were ultimately crushed। तो भैया अब लोग आक्रोश में आने लगे कि भैया तुम हटा कैसे रहे हो, और इसका इन्होंने मतलब आंदोलन भी उठाया बहुत सारे 1831 में, पर उसे दबा दिया गया। तो अब जो पुलिस लोग थे वो उन्होंने क्या किया कि फॉलोइंग दिस मैनी मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी इन पोलैंड बिगन टू यूज लैंग्वेज एज अ वेपन ऑफ द नेशनल रेजिस्टेंस। तो अपने देश को बचाने के लिए वो लोग ऐसा वेपन की तरह कैसे अपनी जो पोलिश भाषा थी उसका इस्तेमाल कर रहे थे, यानी कि जो पोलिश सिंबल था उसको इस्तेमाल करके जो रशियन थे उनके खिलाफ अटैक कर रहे थे। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। तो इसमें हमने क्या क्या देखा अभी तक, और भी पॉइंट इसमें होंगे पर अभी मैं बता दूं क्या क्या देखा इसके अंदर। हमने देखा कि कैसे रशियन ने अपनी लैंग्वेज थोपना स्टार्ट कर दिया, भले ही थोप दिया, उसके बाद हम लोग देख रहे थे कैसे रेविलियन हो रहा था 1831 में भी हुआ, उसको क्रश कर दिया गया। फिर बाकी जो मेंबर्स थे वो पोलिश लैंग्वेज को ऐसा वेपन की तरह इस्तेमाल करने लगे नेशनलिस्टिक फीलिंग जगाने के लिए लोगों के बीच में, और अंग्रेजों मतलब जो रशियन थे उनका विरोध करने के लिए। तो ये सारा सीन चल रहा था वहां पे यूरोप पे। तो गाइस हम लोग देख ही रहे थे तो कैसे कैसे जो पोलिश लैंग्वेज थी उसका इस्तेमाल किया जा रहा था। इवन कि हम लोग बात करें कि वहाँ पे पोलिश वाज यूज्ड फॉर चर्च गैदरिंग, तो चर्च गैदरिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल हो रहा था, और जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन वगैरह होते थे इनका लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा था। तो अब जो रशियन थे वो इनसे चिढ़ रहे थे क्योंकि वो कह रहे थे भैया अगर आप लोग यूज़ करेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि किसी जैसे कोई कंट्री आपके ऊपर रूल कर रही है, अगर आप लोग उसकी कहना नहीं मानते हैं, उनकी लैंग्वेज का अपोज करते हैं, तो फिर ये सीधे तरीके से उनका अपोज होता है। तो फिर अगर आप लोग उनकी अपोज में जाएंगे तो फिर आपको कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। तो ये फिर कोई भी गवर्नमेंट हो वो तो करती है। द यूज ऑफ Polish came to be seen as a symbol of struggle against Russian dominance। तो भैया सिंबल की तरह देखे जाने लगा कि अगर आप लोग रशिया जो पोलिश लैंग्वेज है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि आप किसके खिलाफ हैं, रशियन डोमिनेंस के खिलाफ हैं, यानी कि आप खुले मुंह से चुनौती दे रहे हैं रशियन डोमिनेंस को। तो ये वहाँ पे सीन देखने को मिला। एज अ लैंग्वेज हम लोग बात करें कि रेजिस्टेंस की तरह या फिर नेशनलिस्टिक सेंटीमेंट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। उसको पतन करने के बाद भी, यानी कि आपने पोलैंड को जीत भी लिया उसके बाद भी आप नहीं जीत पा रहे। क्यों? क्योंकि उसकी जो लैंग्वेज या फिर कल्चर हम लोग बात करें वो अभी भी लोगों के अंदर जिंदा था और लोग उसका इस्तेमाल कर रहे थे अलग अलग जगह पे, और जो रशियन थे वो उन्हें रोक रहे थे। तो गाइस अब हम लोग बात करते हैं कि अगला अपना टॉपिक आ चुका है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। तो उस समय पर बहुत ज़्यादा हंगर फैलने लगी धीमे धीमे। 80s 30s के बाद क्या होने लगा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगी। तो अब इस वजह से भैया क्यों प्रॉब्लम्स हो रही थी, जब जहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं तो बेसिकली रिवोल्ट भी वहीं पे होने लगते हैं। तो 80s 30s के बाद वहाँ पे क्या हुआ, द ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप एंड इन यूरोप। तो भैया यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा हार्डशिप होने लगी थी। क्यों हार्डशिप हो रही थी हम लोग ये समझते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम लोग बात करें धीमे धीमे जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट हो रहा था। क्योंकि पॉपुलेशन तो हमारी क्या कर रही थी, इंक्रीज हो रही थी, यानी कि पॉपुलेशन तो बढ़ रही थी पर अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि हम लोग बात करें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पूरे यूरोप में नहीं हुआ था उस वक्त पे, केवल और केवल इंग्लैंड में हुआ था। तो भैया वहाँ पे हम लोग बात करें इंक्रीज पॉपुलेशन एकदम से बढ़ने लगी वहाँ पे यूरोप के अंदर, और अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ने लगा। क्योंकि जो छोटा स्मॉल पीजेंट्स वगैरह थे या फिर जो छोटे बुनाई कर होते थे तो वो तो अपना थोड़ा बहुत कर करके चला लेते थे काम पर। अब यहाँ पे इतना ज़्यादा कट टू कट इतना कंपटीशन बढ़ गया कि भैया वो कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे थे इंडस्ट्रियल गुड्स के साथ जैसे इंडिया के अंदर हो रहा था। तो वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ रही थी और वहाँ पे माइग्रेशन भी होने लगा, यानी कि लोग गाँव से अब धीमे धीमे कहाँ जाने लगे, शहर में जाने लगे। अब शहर में जाने लगे तो वहाँ पे ओवर क्राउड स्लम बनने लगा। जैसे हमारे यहाँ पे मुंबई में नहीं होता है कि गाँव के आदमी सीधे कहाँ पहुँच जाते हैं, सीधे वहाँ पे मुंबई में पहुँच जाते हैं, वहाँ पे स्लम में रहने लगते हैं। तो ये सीन है वहाँ पे, तो ओवर क्राउड स्लम होने लगा वहाँ पे। अब यहाँ पे हल्की सी भी अगर
क्या हो जाती थी, हम लोग बात करें बैड हार्वेस्ट होता था, या मौसम मौसम का कुछ दिक्कत हो जाए, तो यहाँ पे जो प्राइजेस थी उनकी एकदम से अप्राइज हो जाती थी। तो वही लिखा है, द राइज ऑफ फूड प्राइजेस और ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट लीड टू वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म, मतलब होता है गरीबी, पॉपुलस इन टाउन्स एंड कंट्री। तो हम लोग बात करें गाँव में, शहरों में बहुत गरीबी धीमे धीमे फैलने लगी। क्यों? क्योंकि अब भैया जिस ईयर मतलब खपत नहीं होती है एग्रीकल्चर की, उस साल तो ये प्रॉब्लम होने ही लगती है। तो ये सीन अब बहुत ज़्यादा मुश्किल से कट रहे थे, लोगों से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का फेस करने को मिल रहा था 80-30s में। और लोग किसको ब्लेम कर रहे थे? जैसे कि आज के समय प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को ब्लेम करते हैं, तो उस समय पर हमें पता है कि जो राजा महाराजा थे उनको ब्लेम किया जा रहा था कि भैया आप लोग कुछ करिए, राजा महाराजा हैं भैया, आप अभी तो इतना ज्ञान दे रहे थे भैया, फ्रांस को हटा, जो नेपोलियन था उसको हटाकर आराम से बैठ गए थे। पर हम लोग बात करें यहाँ भी वो लोग मौजा नहीं छोड़ेंगे, ये जो एरिस्टोक्रेसी क्लास थी वो अभी मजे लेते रहेगी, और जो गरीब किसान है वो परेशान होते रहेंगे इसमें भी। तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग। पहले थोड़ा जूम इन कर दूं। तो गाइस हम लोग बात कर ही रहे थे कि कैसे कैसे वहाँ पे हंगर और इतनी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही थी, वो क्यों मिल रही थी। तो इसका एक बड़ा तौर पर हम लोग बात कर रहे हैं, मेन रीज़न क्या था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई थी कहाँ पे, यूरोप में, फर्दर क्रिएटेड हार्डशिप। तो इस वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगी। तो अब प्रॉब्लम्स ये होने लगी कि भैया एक कोई मार्केट है, दो लोग सामान बनाते हैं, अब एक बहुत ज़्यादा अच्छा सामान और सस्ता सामान बनाने लगे तो सभी लोग उसके पास जाएंगे, और धीमे धीमे करके जो सामान नहीं बना पा रहा है इतनी क्वांटिटी में किसी भी प्रॉब्लम को चलते हुए, तो फिर उसका धंधा चौपट हो जाता है। तो उसी प्रकार जो हम लोग बात करें यूरोप की जो दूसरी कंट्रीज थी, अब उनके यहाँ तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ नहीं था, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर पहली बार इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था। तो इस वजह से हम लोग बात करें कि जो इंग्लैंड था अब वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा था कि वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी हो रही थी धीमे धीमे, और बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज थी भैया वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगी। और कैसे प्रॉब्लम्स हुई वहाँ पे, और ज़्यादा हार्डशिप देखने को मिली, कैसे मिली? इम्पोर्ट्स ऑफ चीप मशीन मेड गुड फ्रॉम इंग्लैंड। तो इम्पोर्ट्स होने लगे हर जगह से, क्योंकि भैया सस्ता सामान किसे पसंद नहीं है। तो अब यहाँ के जो छोटे किसान वगैरह थे, छोटे व्यूअर्स वगैरह थे, स्मॉल प्रोड्यूसर इन टाउन फेस्ड स्विफ्ट कंपटीशन। तो अब भैया एकदम से उनके सामने कंपटीशन हो गया, बहुत ज़्यादा खड़ा हो गया। तो जो टेक्सटाइल प्रोडक्शन थे मेनली एट स्मॉल स्केल सफर्ड अलॉट। तो भैया जो छोटे लेवल का जो काम करते थे उन्हें बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा। और क्या हो रहा था इन दोस रीजन ऑफ यूरोप वेयर द एरिस्टोक्रेसी स्टिल। और हम लोग बात करें भले ही इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी यूरोप में दूसरे रीजन्स में, पर वहाँ के जो एरिस्टोक्रेसी थी उनको भैया कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो तो अपनी पावर एंजॉय करती, क्योंकि भैया राजा महाराजा का काम क्या है, उन्हें नहीं मतलब गरीब किसान को कंपटीशन हो रहा है या नहीं हो रहा, उन्हें कोई मतलब नहीं है। अपनी चाय आन दो, कॉफ़ी आन दो, अच्छी वाइफ है, अच्छी लड़की है, बस लाइफ अपनी सेट है, बाकी तेल लेने जाए दुनिया, उनका काम यही रहता। और जो पीजेंट्स थे वो स्ट्रगल कर रहे थे, उन्हें बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ रहा था, फ्यूडल ड्यूज देने पड़ रहे थे, ऑब्लिगेशन यानी कि उनको टैक्स वगैरह बहुत ज़्यादा देने पड़ रहे थे। तो ये सारी प्रॉब्लम चल रही थी यूरोप के अंदर। मैं फिर से बता दूं आपको कि वहाँ पे क्या चल रहा था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से वहाँ पे दूसरे कंट्रीज के अंदर हार्डशिप प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा हार्डशिप देखने को मिला था। क्यों? क्योंकि यूरोप के अंदर ये हो गया था कि जो मशीन मेड गुड्स थे वहाँ के तो बहुत सस्ते मिल रहे थे, और जो हम लोग बात करें कि छोटे टाउन पे हम लोग बात करें जो स्मॉल वर्कर्स वगैरह थे जो कि अपना सामान बनाते थे, तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ने लगा। और जो गरीब किसान थे, गरीब लोग थे, तो उनके ऊपर प्रॉब्लम्स होने लगी, उन्हीं को टैक्स देना पड़ रहा था। जो बाकी जो एरिस्टोक्रेसी क्लास थी वो अपने प्रिविलेज को एंजॉय कर रही थी, और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। तो अब लोगों को गुस्सा तो ऑब्वियसली आएगा ही आएगा, तो इसके लेकर अब वो रिवोल्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो गाइस अब हम लोग बात करने वाले हैं रिवोल्ट के बारे में। वो भी रिवोल्ट कहाँ पे होगी? फ्रांस में होगी 1848 में, उसके बारे में बात करने वाले हैं हम लोग। तो अगर हम लोग बात करें रिवोल्ट होती क्यों है, सबसे पहली बात ये है कि अगर हम लोग किसी चीज़ से खुश नहीं होते हैं तो रिवोल्ट होती है। अब हम लोगों ने अभी हाल बात की थी कि यहाँ पे हंगर, भूखमरी हो गई थी, हार्डशिप देखने को मिल रही थी पूरे यूरोप में, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन यूरोप में तो हो गया था, पर उसकी वजह से जो यूरोप की दूसरी कंट्रीज थी अब वो सफ़र कर रही थी, मतलब एक तरीके से कॉम्पिटिशन फेस कर रही थी अपने बिजनेस में। तो अब उससे क्या हुआ कि वहां पे पॉपुलर रिवोल्ट स्टार्ट हो गए। अब भैया रिवोल्ट कहां पे स्टार्ट हुआ? रिवोल्ट ऑफ पुअर, यानी कि गरीबों का क्या हुआ? रिवोल्ट शुरू हो गया फ्रांस में। कब? 1848 में। इसमें हुआ क्या कि धीमे धीमे फूड की शॉर्टेज होने लगी। क्या होने लगी? फूड शॉर्टेज होने लगी, और वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, यानी कि
खाने की कमी थी और दूसरा पैसे की कमी थी। अब भैया मेरे पास खाने के लिए खाना नहीं है और क्या ही करें, अब पैसे नौकरी के लिए नौकरी नौकरी भी नहीं है मेरे पास, तो खाना कहाँ से खरीदूंगा। तो वो भैया जो पेरिस के लोग थे वो सड़कों पे उतर आए और कहने लगे भाई अब हम तुमको नहीं जोड़ेंगे, राजा से कहने लगे। राजा के पास भी अब कोई चांस नहीं था, अभी तक तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बना के रखा था। बैरिकेड्स वर इरेक्टेड एंड लुइस फिलिप वाज द फोर्स टू फ्ली। तो लुइस फिलिप हमारे कौन है, उस समय के किंग हैं। तो अब इन्हें क्या करना पड़ा, छोड़ के भागना पड़ा। क्यों, क्योंकि भैया अब जनता कह रही भैया अगर तुम नहीं भागे तो हम तुम्हें कूट कूट के लाल कर देंगे, क्योंकि खाना हमारे पास है नहीं है, तुम मिलोगे तुम्हें लाल कर देंगे। तुम जब तो हमारी जरूरत पड़ रही थी, जब हम लोगों पर इतना भयंकर टैक्स लिया जा रहा था, तब तो तुम आराम से अपने प्रिविलेज एंजॉय कर रहे थे, और बेटा अब तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो जो लुई फिलिप थे वो दुम दबा के भाग गए, वहां से छोड़ गए। रिजल्ट हमें क्या देखने को मिला, नेशनल असेंबली थी अब वो रिपब्लिक बन गई थी। यानी कि अब ये लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि भैया अब बहुत हो गया मोनार्की मोनार्की, तेल लेने जान दो, खुद की सरकार बनाएंगे, खुद राज करेंगे। ठीक है। दूसरा क्या था, ग्रांटेड सफरेज टू ऑल एडल्ट मेल्स अबव अबव 21। तो भैया 21 से बड़े जितने भी मेल्स थे, ध्यान रखना मेल्स की बात कर रही है, वुमेन्स की बात नहीं की जा रही है। जितने भी मेल्स जो कि 21 साल से बड़े थे तो उनका वोट देने का अधिकार मिल गया था। तीसरा क्या है, ग्रांटेड द राइट टू वर्क। तो भैया सबको वर्क करने के लिए आज़ादी मिल गई थी। तो ये सारे कुछ मेन पॉइंट थे। तो हमने क्या देखा कि रिवोल्ट ऑफ पुअर्स इन फ्रांस इन 48 में क्या हुआ था कि फूड की शॉर्टेज हो गई थी, तो लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ के मोनार्क को भगा दिया, और एज अ रिजल्ट हमें देखने को मिला नेशनल असेंबली बन गई थी, और जो वोटिंग राइट्स थे मेंस को वो भी मिल गए थे। तो मेन मेन चीज़ें यही थी हमारी। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा, तो जल्दी से क्लिक कर दिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो गाइस जैसे हमें पता है कि धीमे-धीमे वहाँ पे रिवोल्ट तो चली रही थी, वैसे ही यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है सिसिलियन विलेज का, जो कि वहीं पे है, जिसको एक जर्नलिस्ट थे जिसका नाम था विलियम जिनका नाम विलियम वुल्फ था, तो उन्होंने डिस्क्राइब किया था ये सिसिली गाँव के बारे में। तो यहाँ पे था क्या कि 18,000 जो पीजेंट्स वगैरह होते हैं, जो कि वीवर्स वगैरह होते हैं, तो वो क्या करते थे, काम करते थे, ठीक है? तो अब धीमे-धीमे उनकी उनकी वर्किंग कंडीशन इतनी खराब होती गई और जो हम लोग बात कर रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, वो उन्हें पैसे भी नहीं दे रहे थे। फिर एक साथ वो लोग इकट्ठे हुए और क्या किया, क्योंकि धीमे-धीमे उनके पैसे भी कम करते जा रहे थे, काम भी डबल ले रहे थे और उनकी जो वर्किंग कंडीशन थी, वो भी खराब थी। और धीमे-धीमे फिर उन्होंने क्या किया, जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनके घर में जाके तोड़-फोड़ करना स्टार्ट कर दिया। तो ये एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है कि कैसे-कैसे अलग-अलग जगह पे जो रिवोल्ट थे वो उठने लगे थे। तो एक तरीके से हम लोग ये समझ सकते हैं कि 1830 के बाद रिवोल्ट्स उठना आम-सी बात हो गई थी, मतलब कि वहाँ पे अलग-अलग जगह पे रिवोल्ट्स हो रहे थे। तो ये भी एक एग्ज़ाम्पल है कि एक वहाँ पे कैसे छोटे-छोटे लेवल पर जो हम लोग बात करें कि जो आंदोलन है या फिर रिवोल्ट्स हैं, वो अब फटने लगे थे धीमे-धीमे। तो गाइस जैसे कि हम लोगों ने अभी बात की थी कि रिवोल्ट ऑफ पुअर्स तो हुई थी 1848 में, जिसमें हमने देखा था कि वहाँ के राजा को मार के भगा दिया गया था। उसी के साथ हम लोग बात करें रिवोल्ट कर रहे थे एजुकेट मिडिल क्लास भी उनके साथ पैरेलली रिवोल्ट कर रहे थे। और हम लोग बात करें कि इसमें हुआ क्या कि फरवरी 1848 में फ्रांस के अंदर हम लोग देखें कि जो मोनार्क वगैरह थे उन्हें तो हटा ही दिया गया था और रिपब्लिक बेस्ड हम लोग बात करें कि स्टार्टअप कर दिया गया था। और यूनिवर्सल मेल सफरेज भी मतलब एस्टेब्लिश हो गई थी कि 21 साल से बड़े व्यक्ति मेल्स क्या कर सकते थे, वोट दे सकते थे। और दूसरे पार्ट में जैसे कि हमें पता है कि देख के सबको बुखार लगने लगता है, तो जैसे यूरोप के अंदर अ, यूरोप के दूसरे पार्टों के अंदर फ्रांस को देखकर भी बुखार चढ़ने लगा कि भैया ये लोग भी समझ गए कि अपना इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट बनाया जा सकता है। जैसे कि हम लोग बात करें कि मतलब अपने बिना मोनार्क के भी अपना नेशन स्टेट बना सकते हैं, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर। तो यहाँ पे ही सबको समझ में आने लगा था। मैन एंड वुमेन दोनों हम लोग बात करें इन दोनों कंबाइंड होकर अपनी मतलब डिमांड रखना स्टार्ट कर दिए कि भैया नेशनल यूनिफिकेशन करो, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म लाओ यहाँ पे, मतलब कंट्री के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। दे टुक एडवांटेज ऑफ ग्रोइंग पॉपुलर अनरेस्ट
टू पुश देयर डिमांड। तो धीमे-धीमे उन लोगों की डिमांड भी बढ़ने लगी कि भैया समझ गए कि हाँ भैया डिमांड रखेंगे तो पूरी हो सकती है कि नेशन स्टेट का फॉर्मेशन करवाया जाए, पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल लाए जाएँ, कॉन्स्टिट्यूशन लाया जाए हमारे देश के लिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस हो, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन हो, तो ये सारी डिमांड माँगी जा रही थी। तो हमने क्या-क्या देखा, तो रिवोल्ट ऑफ पुअर्स हमने देख ही ली थी कि भैया जो वहाँ के मोनार्क तो भगा दिया गया था, यूनिवर्सल मेल सफ्रेज प्रोक्लेम कर लिया गया था। दूसरे पार्ट में भी धीमे-धीमे इंडिपेंडेंट स्टेट की माँग बढ़ने लगी थी, जो कि अभी तक नहीं थे। और धीमे-धीमे जो मिडल क्लास थी उन्होंने क्या किया, एडवांटेज लेते हुए उन्होंने डिमांड रखना स्टार्ट कर दिया कि भैया नेशन स्टेट की कामना की, पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल का के बारे में कहा कि भैया ये सब आना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए। तो ये सारा सीन हमें देखने को मिल रहा था रिवोल्ट के दौरान पे। तो गाइस अब हम लोग बात करने वाले हैं, एग्जाम्पल लेंगे हम लोग लिबरल्स के रेवोल्यूशन का, कि हम लोग जर्मन रीजन के एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। तो जो हम लोग बात करें मेंबर्स थे मिडिल क्लास प्रोफेशन, बिजनेसमैन, प्रोस्पेरस आर्टिशियन, अब वो लोग साथ में आए कहाँ पे, सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट में आए। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑल जनरल नेशनल असेंबली बनवाई, इसके लिए वोट किया। और 18 मई को इन्होंने 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चुने अपने, और इन लोगों ने मार्च कर दिया कहाँ की तरफ, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेंस्ड इन चर्च ऑफ सेंट पॉल। तो एक जगह का नाम है जो अभी आपको मैं पिक्चर दिखाऊंगा। तो उधर पे इन्होंने मार्च करना स्टार्ट कर दिया। और इन्होंने क्या किया वहां पे बैठ के कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जर्मन नेशन के लिए, यानी कि अभी तक कोई जर्मन नेशन था नहीं, बट इन्होंने जर्मन नेशन के लिए क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, जिसमें क्या क्या होगा, जो हमारा जो मतलब उसका हेड कौन बनेगा, मोनार्क मतलब हेड बन जाएगा, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा, यानी कि जो भी पार्लियामेंट डिसाइड करेगी तो वो मोनार्क को मानना पड़ेगा। तो ये बात थी उस कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये लोग अब कहाँ की तरफ चले गए, अब उस पार्लियामेंट की तरफ, उस चर्च की तरफ चले गए, इसकी मैं भी पिक्चर दिखाने वाला हूँ। तो ये जो आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे जो ऊपर खड़ी हैं वो औरतें हैं ऑब्जर्वर की तरह, और नीचे आदमी यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो यही वो इलाका है जहाँ पे हम लोग बात करें कि मीटिंग होनी थी। तो गाइस आउटकम क्या निकला? क्या सपोर्ट किया राजा ने? तो ऑब्वियस सी बात है, कोई क्यों सपोर्ट करेगा? क्योंकि उसका घर क्यों किसी से उसकी पावर छीनोगे वो अपनी पावर थोड़ा ना दे देगा। तो बस वही है, when deputies offered the crown on their terms to फ्रेडरिक। तो यही वो राजा है, जे फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ हैं, ये किंग हैं प्रूशिया के। तो इनके सामने डिमांड रखी गई, तो भैया ऑब्वियस सी बात है, कोई अपनी पावर क्यों देना चाहेगा फालतू में। तो इन्होंने रिजेक्ट कर दी और अपोज करने लगे, बाकी छोटे मोटे वहाँ पे जो मोनार्क वगैरह थे उनके साथ मिलके। तो उन्होंने अपोज करने लगे जो इलेक्टेड असेंबली थी उसका। और हम लोग बात करें कि जो अपोजिशन ऑफ द एरिस्टोक्रेसी एंड मिलिट्री बिकम स्ट्रॉन्गर, सोशल बेसिस ऑफ पार्लियामेंट इरोडेड। तो धीमे धीमे चीजें खराब होने लगी वहाँ पे। और ये लोग होशियार तो बन रहे थे अपने आगे, और ये मिडिल क्लास दिमागदार तो बहुत ज़्यादा थे। तो इन्होंने भैया जो लोकल गरीब किसान थे, या फिर हम लोग बात करें वर्कर्स थे, आर्टिशन थे, उनका सपोर्ट लिया ही नहीं। तो उन्होंने भी सपोर्ट नहीं किया, भैया तुम ज़्यादा नेता बन रहे हो तो बनो आराम से खुद अपना। तो भैया जब यूनिटी है ही नहीं है तो कोई सपोर्ट करेगा ही क्यों? तो भैया गुंडे-वुंडे बुला दिए गए, जो आर्मी थी उन्हें बुला लिया गया, फिर असेंबली ट्रूप्स बुला लिए गए, और फिर क्या किया गया, भैया हट जाओ, तेल लेने जाओ, बंदूक रखी, निकल लो धीमे से, बाहर हो जाओ। तो ऐसे करके जो इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया रखा गया था, वो सब के सब रिजेक्ट कर दिया गया। तो अभी तक हमने क्या-क्या देखा, वो सारी चीज़ें हम लोग समझ लेते हैं, कि हमने क्या देखा कि जर्मन रीजन में, दोबारा से बताया, जर्मन रीजन में लोग जो प्रोफेशंस, जो मिडिल क्लास थी वो इकट्ठी हुई, उन्होंने ऑल जर्मन नेशन असेंबली बनाई, और उन्होंने 831 इलेक्टेड मतलब रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया। और जो चर्च थी सेंट पॉल की, वहाँ पे मतलब जाने लगे, और वहाँ पे इन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह ड्राफ्ट किया, तैयार किया, जिसमें मोनार्क को हेड बनाना चाहते थे ये लोग। पर उसका उसमें हुआ क्या कि क्या वो हेड मान गया? तो हमने देखा कि वो हेड नहीं माना, उसने मना कर दिया। और इन लोगों ने जो आर्टिशन वगैरह थे उनको भी सपोर्ट में नहीं लिया, और आखिरकार इन्हें वहाँ से जाना पड़ा, जो ट्रूप्स वगैरह आ गई, तो ये जो पार्लियामेंट में जितने लोग जो चर्च में इकट्ठे हुए थे, सबको जाना पड़ा वहाँ से छोड़ के। तो गाइस ध्यान रखना एक चीज़, मैं आपको ये टॉपिक बता तो रहा हूँ, इसकी कीमत होती है।
दुनिया में आप किसी के लिए कुछ भी कर लीजिए, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। और जब आप थक हार के मरने वाले होंगे तब आपको मरने वाले होंगे तब आपको याद किया जाता है। तो यही दुनिया की सच्चाई है और यही मैं आपको बताने वाला हूँ कि भैया हमारा टॉपिक क्या था, द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिक्स राइट्स टू वुमेन। तो हम लोग बात करें कि जो पुराने समय की महिलाएं थीं, अब भैया लिबरल्स मूवमेंट तो कर रहे थे, पर हम लोग बात करें उनके साथ एक ग्रुप और जुड़ा हुआ था, वो था महिलाओं का ग्रुप। और उन्होंने इतनी सारी चीज़ें कुर्बान की, इतनी सारी चीज़ें कुर्बान की। उस समय की महिलाएं जिन्होंने इतना बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेशन किया मूवमेंट्स में, उन्हें लिटरली मिला क्या? कुछ नहीं। तो लोग मरने के बाद याद करते हैं लिटरली। उस समय की महिलाओं को हेड्स ऑफ है मेरा कि उन्होंने बहुत मेहनत की। तो उन्होंने क्या किया, विद इन द लिबरल्स मूवमेंट लार्ज नंबर ऑफ वुमेन्स हैड पार्टिसिपेटेड एक्टिवली ओवर ईयर्स। सालों सालों तक वो महिलाएं लिबरल्स के साथ मिली रहीं, उनके साथ पार्टिसिपेट किया अलग अलग मूवमेंट्स में। मिला क्या? कुछ नहीं। Women had formed their own political associations, founded newspaper and taken part in political meetings and demonstration। तो political meetings में political parties बनाई, demonstration में participate किया, पर उनको मिला क्या? कुछ नहीं। भले ही आप लोग ये कह सकते हैं कि हाँ उनका योगदान तो रहा, पर जिन लोगों ने मेहनत की उन्हें तो नहीं मिला ना, आने वाली उनकी पीढ़ियों को मिला। पर जो उन्होंने मेहनत की थी तो उन्हें भी तो कुछ यार कुछ सैल्यूट या ग्रेटिफिकेशन तो मिलना चाहिए कि हाँ अगर आप लोग अभी लाइफ में प्रेजेंट में जी रहे हैं, तो आप लोग अगर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तो आपको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन, या अपने बच्चे कोई कोई बाप अपने बच्चे के लिए अपनी इज्जत देखता है उसकी आंखों में कि हाँ मुझे इज्जत मिल रही है, तो अपने बच्चे से तो उसका हेड्स ऑफ होता है कि हाँ मैंने कुछ किया अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए। पर जब उसके मरने के बाद छोड़ो ना, ज़्यादा नहीं करना। तो डिस्पाइट दिस दे वर डिनाइड सफरेज राइट ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ असेंबली। तो अब इन्हें भैया हमें बात करें कि जैसे कि हमने पहले बात की थी कि भैया पुअर का रिवोल्ट हुआ था तो वहाँ पे सफरेज मिल गई थी उन लोगों को, मतलब एक तरीके से वोटिंग राइट्स मिल गए थे असेंबली के अंदर, पर इन्हें वो भी नहीं मिला था। When the Frankfurt Parliament convented in Church of Saint Paul, तो सेंट पॉल में अभी हम जो जिस पिक्चर की अभी थोड़ी पहले पिक्चर दिखाई थी, तो वहाँ पे जब मीटिंग वगैरह होनी थी, मोनार्कियल हेड बना रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन हेड बना रहे थे राजा को, उस समय पे भी हम लोग बात करें जब बातें चल रही थी तो वुमेन्स एज अ ऑब्जर्वर की तरह वहाँ पे खड़ी रखी गई थी और इनके सिवा उसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं था। बस वही उसी के बारे में बताया जा रहा है कि ये कंडीशन थी उस समय पर। ये कंट्रोवर्शियल चल रहा था कि भैया इन्होंने जिन्होंने इतना पार्टिसिपेशन किया, इतनी मेहनत की, बढ़ चढ़ के काम किया, तो भैया बेगानी शादी में अब्दुल्ला ऐसा सीन बना दिया गया उनका। और कंट्रोवर्शियल ही रहा। लीव इनकी वोटिंग राइट थी, बहुत लेट जाके उन्हें मिले, बहुत ज़्यादा लेट जाके मिले, और उन्हें नहीं मिले, उनके आने वाले वंशजों को मिले। और हम लोग बात करें कि इवन की यूरोपियंस काफ़ी कुछ कहते हैं औरतों के बारे में, पर लिटरली 1870s के टाइम पे आप जाके देखिए, आई थिंक जर्मन वॉर के बारे में मुझे कुछ याद है कि छोड़िए हटाइए, फिर अब बुराई करने में किसी का कुछ नहीं जाता, मैं भी नहीं करना चाहता हूँ किसी बुराई। तो गाइस अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो रेवोल्यूशन इतने सारे चल रहे थे लिबरल्स के, तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि वो फेल थे बिल्कुल? क्योंकि भैया जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो मोनार्की बनाना चाहते थे, वो तो नहीं बनी थी, तो इसका मतलब क्या था कि वो लोग फेल हो गए थे? नहीं, तो हम लोग ऐसा नहीं कह सकते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे पहली लाइन में लिखा भी है, थो कंजर्वेटिव्स फोर्स वर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट इन 1848 दे कुड नॉट रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भैया भले ही उन लोगों ने उनको दबा दिया था, पर वो जो पुराने समय की बात थी, जो लेजिटिमेटी पहले समय की थी कि जो लोग कुछ कह दें और उन्हें माननी ही पड़ती थी, अब वो सीन नहीं रहा था। ये लोग भी समझ गए थे, जो मोनार्क्स थे वो समझ रहे थे कि ये जो चल रहा है ज़्यादा समय तक नहीं चल पाएगा। So, monarchs were beginning to realize that the cycle of revolution and repression could only be ended by granting concessions to the liberal nationalist revolutionary। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि जो मोनार्क्स थे अब वो समझ गए थे कि जो साइकिल है रेवोल्यूशनरीज को उसको दबाने की, तो अब ये केवल तभी बंद हो सकती है जब तक हम लोग इन्हें जो लिबरल नेशनलिस्ट रेवोल्यूशनरीज हैं इनको कुछ ग्रांट्स ना दे दें, यानी कि इन्हें कुछ रियायतें ना दे दें, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। Hence, in the year after 1848, the autocratic monarchs of the Central and Eastern Europe began introduce changes that had already taken place in Western Europe in 1815। तो 1848 के बाद
तो जो ईस्टर्न और सेंट्रल तब के यूरोप था, जहाँ पे हम लोग बात करें, जो रिफॉर्मेंट इतना ज़्यादा नहीं हो पाया था, वहाँ भी अब धीमे-धीमे चेंजेस इंट्रोड्यूस होने लगे। तो अब उन्होंने भी वो चेंजेस लाना स्टार्ट कर दिया, जो कि वेस्टर्न यूरोप में 1815 में लाए जा चुके थे। तो अब उन्होंने भी अपने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा दिया, क्योंकि वो लोग अब समझ चुके थे कि भैया अब ज़्यादा देर हो चुकी है, अब इन्हें ज़्यादा रोका नहीं जा सकता रेवोल्यूशनरीज़ को, वरना ये हमारे लिए बहुत आफ़त कर देंगे, ठीक है? Thus serfdom and bonded labor were abolished both in Habsburg dominion and Russia। तो जो हम लोग बात करें कि जो सर्फडम थी, बॉन्डेड लेबर का था ये सीन, तो ये सब क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। और हम लोग बात करें, हैब्सबर्ग रूलर्स ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू हंगेरियंस इन 1867। तो जो हाब्सबर्ग के रूलर्स थे, उन्होंने भी कुछ ऑटोनॉमी दे दी हंगेरियंस को 1867 में। तो धीमे-धीमे अब हमें क्या समझ में आया, कि ये समझ में आया कि धीमे-धीमे जब कोई चीज़ सर के पार हो जाए, तो फिर उस चीज़ को छोड़ देना ही सही होता है। अगर आप ज़्यादा चीज़ को कंट्रोल करके चलेंगे, तो आपके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे कि अगर हम लोग इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें, तो अंग्रेज़ भी समझ चुके थे, जब वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जब वो कमज़ोर पड़ने लगे, तो वो समझ गए कि भैया अगर हम लोग यहाँ पे ज़्यादा समय तक के लिए रूल करेंगे, तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो कैसे भी करके तो खून खच्चर किसी बेलगाम घोड़े को, अब जब मैं इंडिया को ऐसा बेलगाम घोड़ा नहीं कह रहा हूँ, तो बुरा मत मानिए। मैं एक एग्ज़ाम्पल की तरह बताऊँगा, तो जैसे कि अब बेलगाम घोड़ा जब तक काबू ना आ जाए, तो कोई बेलगाम घोड़ा एक लिमिट तक ही काबू किया जाता है, अगर नहीं किया जाता तो उसे छोड़ दिया ही जाता है, वरना ये हो जाता है कि फालतू में हम उसके ऊपर सवारी कर रहा हूँ, तो गलती से गिरा दे। तो वो अपने लिए इतना ही करना चाहिए जितना ज़रूरी है, वरना अगर चीज़ें ओवर ड्रामेटिक हो रही हैं, तो उन्हें छोड़ देना चाहिए। यही तरीका है, वरना फिर खौच-पौच बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है? तो यही सीन बन रहा था, तो यही उन्होंने मोनार्क भी समझ चुके थे कि हाँ, ये चीज़ें करनी सही हैं, ये कुछ फैसले लेना ज़रूरी है। जैसे कि लिबरल्स को कुछ छूट दे देना, कुछ रियायतें दे देना, जैसे उन्होंने फिर दी भी बाद में, धीमे-धीमे करके। ठीक है? तो ये सारा सीन था। ये एज़ अ रिज़ल्ट निकल के आया था। क्लियर?